छात्रों, आज हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का अध्ययन करेंगे। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो हम देखते हैं कि अधिकांश आंकड़ों की प्रकृति होती है वो मध्यमान की ओर झुकी हुई होती है। उदाहरण के लिए हम बुद्धि लब्धि के आधार पर छात्रों को निम्न बुद्धि, औसत बुद्धि और उच्च बुद्धि वाले छात्रों में विभाजित करें तो हम देखते हैं कि अधिकांश छात्र औसत बुद्धि वाले होते हैं। जैसे जैसे हम उच्च बुद्धि की ओर जाएं या निम्न बुद्धि के बालकों की ओर जाएं तो इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती रहती है। और व्यवहार में ये भी देखा गया है कि जैसे जैसे हम उच्च बुद्धि वाले बालकों की ओर जाएं या निम्न बुद्धि वाले बालकों की ओर जाएं, इनकी संख्या कम होने के साथ साथ एकदम सेम अनुपात में कम होती है। इस प्रकार के वितरण को सामान्य वितरण कहते हैं। अर्थात अगर हम सामान्य वितरण की परिभाषा देना चाहें तो क्या कहेंगे कि सामान्य वितरण में अधिकांश छात्रों के प्राप्तांक मध्यमान की ओर झुके हुए होते हैं। मध्यमान से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र और मध्यमान से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का जो प्रतिशत होता है वो दोनों ओर एकदम समान होता है। तो इस प्रकार के वितरण को सामान्य वितरण कहते हैं। अब हम देखते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होता है। तो जब अधिकांश आंकड़े औसत की ओर झुके हुए हों और उनसे कम या अधिक अंक दोनों ओर एक समान हों तो इस प्रकार के वितरण का जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ही नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहलाता है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को नॉर्मल प्रायिकता वक्र ही क्यों कहा जाता है, तो हम व्यवहार में देखते हैं ऐसा नहीं पाया जाता। लेकिन जैसे जैसे हम अवलोकित फ्रिक्वेंसी की संख्या बढ़ाते जाते हैं उसका जो स्वरूप है वो एनपीसी के अनुसार होने लगता है। अर्थात इस प्रकार का कर्व व्यवहार में भले ही ना पाया जाए लेकिन इसके लगभग निश्चित रूप से पाया जाता है। इस कारण इस प्रकार के कर्व के बने रहने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसी कारण इसको संभावना वक्र कहा जाता है, यानी सामान्य संभावना वक्र नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, और सामान्यता इसको एनपीसी के नाम से ही हम जानते हैं। अब एनपीसी दिया किसने था, तो एनपीसी को ज्ञात करने का श्रेय इंग्लैंड में रह रहे फ्रांसीसी शरणार्थी अब्राहम डी मॉइवर को दिया जाता है। इन्होंने ही इसकी गणितीय समीकरण प्रस्तुत की थी। इसी कारण कुछ विद्वान इस कर्व को डी मॉइवर कर्व भी कहते हैं। लेकिन इस कर्व का गणितीय प्रयोग सर्वप्रथम खगोल शास्त्री फ्रेडरिक गॉस ने किया था। इसी कारण इस कर्व को गॉसियन कर्व भी कहा जाता है। इस कर्व को कार्ल पियर्सन ने नॉर्मल कर्व ऑफ एरर कहा है। अब जानते हैं एनपीसी की विशेषताएं। तो एनपीसी की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। इसकी जो पहली विशेषता है वो है बेल शेप्ड आकृति, यानी यह बेल शेप्ड होता है। बेल शेप्ड होता है। इसकी आकृति घंटे के आकार की होती है। इसकी दूसरी विशेषता इसका गणितीय समीकरण है। तो इसका जो गणितीय समीकरण होता है वो अभी पहले ही बताया था, किसने दिया था, तो इसका जो गणितीय समीकरण है वो डी मॉइवर द्वारा दिया गया था। इन्होंने ही इसकी खोज की थी। तो ये जो समीकरण है वो है y इक्वल टू n अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई
ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। इसकी अगली विशेषता की तरफ आते हैं। तो इसकी जो अगली विशेषता है वो है मीन, मोड, मीडियन एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति की तीनों मापें एक ही बिंदु पर होती हैं, इनका मान इक्वल होता है और ये बिंदु होता है 0 सिग्मा। इसकी दूसरी विशेषता है इसका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 होता है, अर्थात ये सिमेट्रिकल होता है। यदि ये एनपीसी का जो बीच का पार्ट है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। इसकी 5वीं विशेषता पर आते हैं। इसकी 5वीं विशेषता इसका कुकुतता गुणांक। तो इसका कुकुतता गुणांक 0.263 होता है और इस प्रकार के वक्र को मीजोकर्टिक वक्र कहा जाता है। इसकी अगली विशेषता है एसिम्प्टोटिक, अर्थात ये अनंत स्पर्शी होता है। यदि इसके दोनों छोर को हम आगे फैलाते जाएंगे तो एक्स एक्सिस पर ये कभी भी नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको अनंत स्पर्शी भी कहा जाता है। इसकी अगली विशेषता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी वक्रता दिशा परिवर्तन बिंदु। तो एनपीसी अपनी वक्र की दिशा ±1 सिग्मा पर परिवर्तित करता है, इसीलिए ±1 सिग्मा को वक्रता दिशा परिवर्तन बिंदु भी कहा जाता है। इसकी अगली विशेषता है इक्वल डिफरेंस ऑफ क्वार्टाइल फ्रॉम मीडियन। हम जानते हैं कि क्वार्टाइल वो 3 बिंदु होते हैं जो किसी दिए गए डिस्ट्रीब्यूशन को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। ये बिंदु होते हैं Q1, Q2 और Q3। जो Q2 होता है वही मीडियन होता है और Q1 और Q3 की मीडियन से जो दूरी होती है वो समान होती है, यानी मीडियन की वैल्यू और Q1 की वैल्यू में जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस Q3 और मीडियन के बीच होगा। अगर मीडियन 50 है और क्वार्टल 1 40 है तो क्वार्टल जो 3 होगा वो 60 होगा, क्योंकि 50 से 10 का यहाँ डिफरेंस है तो 50 से वहाँ 10 ज़्यादा यानी 60 होंगे। इसकी अगली विशेषता है क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच संबंध। तो जो क्वार्टाइल डेविएशन के बीच इसका संबंध है QD इक्वल टू 0.6745 ST। इसकी अगर हम एक ही वैल्यू को याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर दूसरी वैल्यू दूसरी तरह से क्वेश्चन आ जाए तो इसको 1.6745 कर देंगे, जिससे हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा SD इक्वल टू 1.482 QD। इसकी अगर दोनों वैल्यू याद रखने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कन्फ्यूजन में गलत हो जाए, इसलिए एक को ही याद रखना है QD इक्वल टू 0.6745 SD। अब इसकी अगली विशेषता की तरफ आते हैं हाईएस्ट कोऑर्डिनेट। तो इसका जो हाईएस्ट कोऑर्डिनेट होता है वो होता है मीन मोडियन। जो तीनों बिंदु हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के वहाँ पे मीन, मोड, मीडियन तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। इसी बिंदु पर जो हाईएस्ट कोऑर्डिनेट होती है वो भी स्थित होती है, जिसकी वैल्यू होती है जिसकी ऊंचाई होती है 0.3989। अब आते हैं एरिया अंडर एनपीसी, सबसे महत्वपूर्ण यही प्रश्न। इसी से क्वेश्चन बनते हैं और इसी से जो भी सवाल होते हैं
यानी इसके जो भी अनुप्रयोग होते हैं वो इसी पर डिपेंड करते हैं। इसके लिए एक टेबल भी दी गई है, उस टेबल की सहायता से ज्ञात करते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट हमें याद होने जरूरी है। जैसे प्लस क्वेश्चन आ जाता है प्लस माइनस 1 सिग्मा के बीच कितने प्राप्तांक होते हैं, प्लस माइनस 2 सिग्मा के बीच कितने प्राप्तांक होते हैं, इसी तरह प्लस माइनस 3 सिग्मा के मध्य कितने प्रतिशत प्राप्तांक होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद करनी जरूरी है। अब इसको हम दूसरी तरीके से याद करवाएंगे। इसमें आपको केवल एक तरीके से याद करना है, शेष तरीके से आप निकाल लेंगे आसानी से। तो इसके लिए हमने बना है प्लस माइनस 1 सिग्मा के मध्य ज्ञात करना है। तो हम इस तरह से इसको याद नहीं करेंगे, हम इसको याद करेंगे 0 से 1 सिग्मा के मध्य कितने प्रतिशत प्राप्तांक होंगे, चाहे वो फिर माइनस में हो या प्लस में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 से 1 सिग्मा के बीच जो प्राप्तांक होते हैं वो होते हैं 34.13। इसको 34.13 से याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी से याद रहेगा, क्योंकि अगला जो इसका है प्लस 1 सिग्मा से 2 सिग्मा के मध्य वो होता है 13.59, यानी 34.13 और 13.59। 2 सिग्मा से 3 सिग्मा के मध्य कितने प्रतिशत प्राप्तांक होंगे, तो ये होंगे 2.15% प्राप्तांक, और 3 सिग्मा से आगे जो प्राप्तांक होते हैं वो होते हैं 0.13% प्राप्तांक, जो अनंत पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। अब अगर क्वेश्चन आ जाए प्लस माइनस 1 सिग्मा के बीच प्राप्तांक कितने होते हैं, तो आप इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक बार जब प्राप्त होगी, पता चल गया कि प्लस माइनस 1 सिग्मा के मध्य कितने प्रतिशत प्राप्तांक होंगे, 1 और 2 सिग्मा के मध्य कितने प्रतिशत प्राप्तांक होंगे, तो आप इसकी सहायता से प्लस माइनस 2 सिग्मा के मध्य प्लस माइनस 3 सिग्मा के मध्य किसी भी आधार पर आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी ज्ञात करने के लिए हम आपको बता देते हैं कि प्लस माइनस 1 सिग्मा के मध्य प्राप्तांक होंगे 68.26, क्योंकि 34.13 को जोड़ देंगे। अगर आता है प्लस माइनस 2 सिग्मा के मध्य कितने प्रतिशत प्राप्तांक होंगे, तो ये होते हैं 95.44 प्रतिशत प्राप्तांक। यदि ये याद नहीं है तो आप कर सकते हैं 34.13 और 13.35, यानी एक इन सबको जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 95.44। 34.13 और 13.59, इन दोनों को जोड़ के 2 का गुणा कर दीजिए तो प्राप्त हो जाएंगे 95.44 प्रतिशत प्राप्तांक, यानी प्लस माइनस 2 सिग्मा के मध्य कितने प्रतिशत प्राप्तांक होंगे, 95.44 प्रतिशत प्राप्तांक। इसी तरह अगर पूछा जाए प्लस माइनस 3 सिग्मा के मध्य कितने प्रतिशत प्राप्तांक होंगे, तो ये हो जाएंगे 99.74% प्राप्तांक, क्योंकि 0.13% इस तरफ निकल जाएंगे, 0.13% इस तरफ, तो 0.26% 100% से घट जाएंगे। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि जब हम गणित के सवाल लगाएंगे या इनका अनुप्रयोग करेंगे एनपीसी का, तो हम ये मान के चलते हैं कि 100% प्राप्तांक प्लस माइनस सिग्मा के मध्य आ जाते हैं। इस तरह से इसका व्यवहारिक अनुप्रयोग करते हैं। व्यवहारिक अनुप्रयोग हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स करिए, अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।